सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर उससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला और जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट या आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसे लिटिल एंड को देखते हैं जो कि यहाँ पर सभी से कह रहा होता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे कि तुम लोग यहाँ पर बिना परमिशन के आ गए। जब वो ये बताता है कि ये जो पानी जिसे कि ये लोग इतने मजे से पी रहे थे ये इसके नहाने का पानी है, तो यहाँ पर जो पर्पल मून और बाकी सब है ये लोग उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं और रैबिट गर्ल कहती है कि शुक्र है कि मैंने इनके कहने पे ये पानी नहीं पिया। यहाँ पे ये सुनकर उस फैट गाय को गुस्सा आता है और वो उस पे हाथ उठाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हारे जैसा कीड़ा मुझे मजबूर करे कि मैं एक नहाने का पानी पीऊँ। हाँ, और अब वो जैसे ही उस पे अटैक करने वाला था कि तभी शीहा उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है और कहता है कि पागल मत बनो, तुम्हें नहीं पता कि ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना इसके आगे एक असली ड्रैगन भी कुछ नहीं। अब यहाँ पर यह सुनकर सभी लोग हैरान थे कि तभी जो लिटिल रैबिट गर्ल है वो कहने लगती है कि ये तो वही हॉर्न एंट है जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो पूरी की पूरी स्पीशीज है ये बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है, तो आखिर ये यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक लड़की पास जाकर उससे कहती है कि लिटिल एंट एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे आए। जो सुनकर ये हॉर्न एंट कहता है कि लड़की तुम मुझे एक बच्चा समझ रही हो जबकि मैं एक एरा से भी ज्यादा जी चुका हूँ। जो सुनकर यहाँ पे फैट गाय उस पे हंसता है और ये देखकर इस एंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि मैं एक एंट किंग हूँ, मुझसे थोड़ा संभल के रहो वरना तुम्हारी बॉडी के यहीं पे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुनकर फैट गाय शीहाओ के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मेरा भाई भी किसी से कम नहीं, ठीक है ना। सुनकर ये एंट किंग अपने पास कुछ गार्डियन को बाहर निकालते हैं और 3 गार्डियंस जो कि दिखने में बहुत ही पावरफुल लग रहे थे वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। और उनमें से एक गार्ड आगे कहता है कि मुझे यहाँ पर एंशिएंट ब्लड लाइन का एक डिसेंडेंट फील हो रहा है, बताओ आखिर वो कौन है। जिस पर वो लिटिल रैबिट गर्ल उस किलिन को आगे करती है, जो देखकर ये जो गार्डियन है ये आगे आता है और कहने लगता है कि हालांकि तुम सभी के पास अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज है लेकिन जो कोर इनहेरिटेंस है वो सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स को ही दिया जाएगा। यहाँ पर वो ब्लू हेयर वाली लड़की आगे आती है और कहती है कि सीनियर, हम लोग फॉर्चून रियलम से वॉर में है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इमॉर्टल मेंशन की जो इनहेरिटेंस है वो ब्लड लाइन को सिर्फ ना दिया जाए बल्कि हमें भी दिया जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुनते साथी वो सभी लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं और वो अपने स्पैर को बाहर निकालते साथ ही यहाँ पर एक जाइंट से मदर फर्नेस को बाहर निकालता है और ये लोग सभी को बैटल अरीना के सामने ले आते हैं और कहने लगते हैं कि ये जो मदर फर्नेस तुम देख रहे हो इसे टाइम के स्टार्ट होने से पहले पाया गया है और तुम लोगों को बस इस चीज को उठाना है और जो भी इसे उठा लेगा हम उसे वो इनहेरिटेंस दे देंगे। अब यहाँ पे वो एंड किंग कहने लगता है कि ये मेरा एक ऐसा वेपन है जिसे कि तुम लोग छू भी नहीं सकते, ये तो सोचना भी मत कि तुम लोग इजिली इसे उठा पाओगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लू होंग और उसका साथी है ये दोनों भी आ जाते हैं और अब वो भी इस चीज में पार्टिसिपेट करने वाली थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बॉडी के अंदर इतना ज्यादा लाइफ ऑरा था कि आसपास की चीजें उसके ऑरा के कांटेक्ट में आने की वजह से अपने आप फलना फूलना शुरू कर देती हैं। तो हमें लू होंग के बारे में बताया जाता है जो कि गॉड ऑफ लाइफ की ऑरा को पोजेस करती है और ऐसा कहा जाता है कि आगे चल के जब ये गॉडहुड के एरा तक पहुंचेगी तो शायद ये गॉड ऑफ लाइफ की पोजीशन को भी अचीव कर पाए। यहाँ पे लू होंग आगे बढ़ती है और शीहाओ को अपने मास्टर की कही बात याद आती है कि इसका जो ओरिजिन है ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है लेकिन इसकी ट्रू पावर्स क्या है ये किसी को भी नहीं पता और ये किसी ट्रू इमॉर्टल से तो कम नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लू होंग आगे बढ़ती है और अपने पावर्स को लेकर ये बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही थी और कॉन्फिडेंट थी कि वो तो इस फर्नेस को बहुत इजीली उठा लेगी। जिसके साथ ही वो उसे टच करती है, अपनी पावर्स का यूज करती है और यहाँ पे वो उसे उठाना शुरू कर देती है लेकिन बंदी इसे छू पाती है, यही बहुत बड़ी बात थी। आसमान यहाँ पे तेजी से गरज उठता है और बहुत ही तेज ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज होती है कि तभी यहाँ पे ग्रीन कलर के क्लाउड्स भी आ जाते हैं और सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये कर क्या रही है। लू होंग भी यहाँ पे हैरान थे कि आखिर वो इसे उठा क्यों नहीं पा रही, तो वो यहाँ पे पूरी कोशिश करना शुरू कर देती है जिस वजह से यहाँ पर ये जो क्लाउड्स हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है और तभी यहाँ पर ग्रीन कलर की बारिश होने लगती है जो कि पूरी तरीके से लाइफ ऑरा से फुल थी। जिसके साथ ही वो अपना और जोर लगाती है और हम देखते हैं कि ये बारिश की बूंदे देखकर सभी हैरान थे और जैसे जैसे ये बूंदे जमीन पे गिरती है तो यहाँ पर बहुत से मोटे और मजबूत वाइन से निकलने लगते हैं और जमीन को फाड़ते हुए ये सीधा उस फर्नेस के चारों ओर लिपट जाते हैं। जिसके साथ ही लू होंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उन वाइन्स की मदद से इसे उठाने की कोशिश करती है और वो जी जान लगा देती है, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन के साथ उसके सारे वाइन्स इधर उधर छिटक जाते हैं और ये एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि इसमें साफ रूथलेसनेस दिख रही थी जो देखकर शीहाओ भी यहाँ पे हैरान था और फिर वो कहने लगता है कि इतनी क्यूट सी लड़की और इतनी ज्यादा रूथलेस कोई भी देखकर नहीं कहेगा कि इसके अंदर इतना गुस्सा भरा है। यहाँ भी हम लू होंग को देखते हैं जो कि खुद हैरान थी कि उसने जी जान लगा दी लेकिन ये
1 इंच तक इस चीज को हिला नहीं पाई। यहाँ पे रैबिट गर्ल भी स्माइल कर रही है क्योंकि उसे लगा था कि शायद ये इसे हिला दे, लेकिन वो समझ जाती है कि उसके किलिंग के अलावा शायद ही कोई इसे उठा पाएगा। जिसके बाद यहाँ का जो गार्डियन था वो कहने लगता है कि मैंने कहा ना तुम लोग इस चीज को नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए ट्रू स्ट्रेंथ चाहिए, जिसके बाद ही वो इसे हल्का सा उठा पाएगा। अब यहाँ पर वो जो लुओ होंग थी वो भी समझ जाती है कि शायद उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं कि वो फिलहाल के लिए इससे हिला पाए। अब यहाँ पे हम उस एंड किंग को देखते हैं जहाँ पर वो कहता है कि मैंने कहा ना तुम्हारी कोशिशें बेकार है, कोई भी इस चीज को नहीं उठा सकता, तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग फालतू की कोशिशें करना बंद कर दो। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी यहाँ पे वेट करता रहूँ ना, फिर भी मेरी हाइट तुम तक पहुँच जाएगी, लेकिन तुम लोग फिर भी इससे नहीं उठा पाओगे। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर लुओ होंग कहने लगती है कि सीनियर शायद आप सही हो, लेकिन ये जो वेपन है ये इमॉर्टल्स के लिए बनाया गया है, तो ये तो हमारे हेल्प के लिए होनी चाहिए ना, तो आखिर आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, हमें तो इसमें आसानी होनी चाहिए। अब ये सुनकर वो गार्डियन कहने लगता है कि शायद तुम समझी नहीं, तुमने सही कहा कि ये वेपन इमॉर्टल्स के लिए बना है, लेकिन इसे सिर्फ उठा भी वही सकता है जो कि इसके लायक हो, और ये जो चीज तुम देख रही हो ना ये इसका बस एक प्रोजेक्शन है, असली वाले को तो अगर तुमने छू लिया तो तुम मारी जाती। अब यहाँ पे ये सुनकर शी हाओ के मन में ये जो एंड किंग था इसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो कहने लगता है कि ये वाकई में वही एंशिएंट एंड किंग के रेस से बिलोंग करता है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके घोंसले को इमॉर्टल एंशिएंट रूइंस में पाया गया था और इमॉर्टल एम्परर ने तब उसे खोजा था, और मुझे लगता है कि शायद तभी इसने इस एंशिएंट सुप्रीम टेक्निक को मास्टर किया था और जिसके वजह से ही इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। अब यहाँ पर वो इसे देखे जा रहा था कि तभी हम देखते हैं कि जो बाकी के इमॉर्टल एकेडमी के जो लीडर्स होते हैं वो यहाँ कहते हैं कि ठीक है फिर अब हम हाथ आजमाएंगे, जिसके बाद ये दोनों भी अपने हाथ आजमाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों ही अपने इमॉर्टल सीड की पावर का भी यूज करते हैं और फुल स्ट्रेंथ को कंबाइन करके इस फर्नेस को उठाने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड होता कुछ नहीं और ये लोग भी समझ जाते हैं कि भाई इनसे तो दाल गलने वाली है नहीं। अब यहाँ पे रैबिट गर्ल, फैट गाय और बाकी सभी लोग मिलके हाथ आजमाते हैं, चारों लोग ही अपने पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं, बट एट द एंड इनसे भी कुछ नहीं बनता, जो देखकर ये भी डिसअपॉइंट थे। और तभी हम देखते हैं कि हेवनली एकेडमी के जो दो यहाँ पे लीडर्स थे ये भी अब मैदान में आ जाते हैं, दोनों ही एक एक करके अपने टेक्निक्स का यूज करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो टकला वोंग था वो भी अपनी पावर को आजमाता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता कि तभी उसका दूसरा साथी अपने इमॉर्टल सीड की पावर का यूज करता है और जमीन के नीचे से एक बहुत ही जायंट सा ब्लैक कलर का हाथ निकलता है जो कि इस फर्नेस को क्रश करके ऊपर उठाने की कोशिश करता है। इसका आइडिया तो अच्छा था लेकिन इसका हाथ वहीं पर डिसअपीयर हो जाता है और वो जमीन पे जा गिरता है और कहता है कि वाकई में जैसा इसके बारे में कहा जाता है ये बिल्कुल वैसा ही है। मुझे लगता है कि इस जनरेशन के जितने भी टॉप लोग थे उन सभी ने अपने हाथ आजमा लिए लेकिन कोई भी इसे नहीं उठा पाया। इससे पता चलता है कि इस एरा के जो न्यू जनरेशन के डिसाइपल्स हैं उनकी ताकत कितनी ज्यादा कमजोर है, तो जब फॉर्जन रियलम के लोग हम पे अटैक करेंगे तो हम लोग तो वक्त से पहले ही बुरी तरीके से उनके हाथों कुछ ले जाएंगे। अब यहाँ पर वो ये कहकर बेसिकली इन्हें एग्री कराना चाहता था कि ये चुपचाप वो जो इनहेरिटेंस है हमारे हवाले कर दे। यहाँ पर वो गार्डियन कहने लगता है कि बेवकूफ मत बनो, तुम्हें क्या लगता है कि हम पागल हैं, हमें नहीं पता ये मदर फर्नेस कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन ये अपने ट्रू ओनर को पहचान लेगा और जो इसके वर्दी होगा उसे भी। ये बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेंथ को चेक करता है और तुम सभी लोगों ने अलग अलग वे में अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन इसका भी एक सही तरीका है। अगर एंड किंग एक ड्रैगन से ज्यादा ताकत को पोजेस कर सकता है तो फिर तुम लोग क्यों नहीं, तुम में भी कोई एक ऐसा होगा जो कि उस ट्रू स्ट्रेंथ को पोजेस करता है जिसके जरिए से वो इसे उठा पाए। जिस पर ये बंदा कहता है कि सीनियर आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया और मैं समझ गया। अब यहाँ पे ये गार्डियन सभी से कहता है कि क्या आप कोई बचा है जो कि अपनी पावर को यहाँ आजमाना चाहेगा, और तभी वो एंड किंग खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि बस करो, आखिर तुम लोग कितनी और खुद की बेइज्जती कराओगे, जाओ और जाके प्रैक्टिस करो, यहाँ तुम लोगों की दाल नहीं गलने वाली। पर तभी यहाँ पे हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर उसने अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस फर्नेस को हवा में उठा लिया था, जो देखकर ये एंड किंग भी दंग रह जाता है और सभी लोग शी हाओ को देख के हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर उसके मन में उस बंदे की बात गूंज रही थी जो कि कह रहा था कि अगर हम इस फर्नेस को ही नहीं उठा पा रहे तो ये दिखाता है कि इस एरा के जो डिसाइपल्स हैं वो आने वाले वॉर में कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो शायद इस लड़ाई के शुरुआत के दिनों में भी ना टिक पाए और उससे पहले ही हम सभी लोग मारे जाएं। अब यहाँ पे शी हाओ अपने सारे दोस्तों को याद करता है और उन्हें भी जिन्हें कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। शी हाओ ठान देता है कि चाहे जो हो जाए जब फॉर्चून लैंड के साथ वॉर होगा तो वो अपने दोस्तों और अपने पूरे रियलम को बचा के ही रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है जो कि यूनिवर्स को शैटर करने वाला था और यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास की सारी एनर्जी इस फर्नेस के अंदर समाने लगती है और यहाँ पे शी हाओ जो कि अकेले अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल इस भारी से वेपन को उठा रहा था, ये देखकर ये एंड किंग भी कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे एंड क्लैन जैसा है जो कि अपने वजन से 1000 गुना ज्यादा भारी चीज को भी उठा सकता है। यहाँ पे हम
देखते हैं कि वो गार्डियन भी शीहाओ के पावर्स को देख के हैरान था। जब वो उसे स्कैन करता है तो वो कहता है कि इसके पास इमॉर्टल एनर्जी है जिसका ये यूज कर रहा है। हालांकि ये किसी सीड के साथ फ्यूज भी नहीं हुआ। आखिर बिना किसी सुप्रीम इमॉर्टल सीड के साथ फ्यूज किए बिना वो इतनी पावरफुल एनर्जी को कैसे पोजेस कर सकता है? आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं होता कि इस एरा में भी एक ऐसा बंदा है जो कि बिल्कुल ही अलग पैथ पे चले और अपनी बॉडी को एज अ सीड के रूप में रिफाइन करे। अब यहाँ पे ये सुनकर फैट गाय कहता है कि हाँ, मेरे भाई जैसे दोस्त को तुमने देखा ना, ये न सिर्फ उस रास्ते पे चला है बल्कि इसने अपनी बॉडी को एक सीड के रूप में फ्यूज भी किया है। इसकी बॉडी ही एक सुप्रीम इमॉर्टल सीड है। इसी के साथ फाइनली शीहाओ इस फर्नेस को पूरी तरीके से उठा लेता है जिससे इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। और ये मेरा फेवरेट सीन है जहाँ पे सभी का मुंह खुला का खुला रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और फिर इस फर्नेस से रेनबो कलर की ऑरा बाहर निकलती है जो कि पूरे के पूरे इमॉर्टल मेंशन में छा जाती है। जो देखकर ये गार्डियंस भी अब शीहाओ के सामने आकर कहते हैं कि हाँ, तुमने रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर लिया है, तो अब तुम इसे चुपचाप नीचे रख दो। शीहाओ भी उसे रख देता है और ये गार्डियंस बहुत ही इज्जत के साथ शीहाओ को देख रहे थे और कहने लगते हैं कि तुमने मौत के बैरियर को पार किया है और खुद की बॉडी को एक सीड के तौर पे यूज किया है। वाकई ये रास्ता बहुत मुश्किल रहा होगा। जिसपे शीहाओ कहता है कि हाँ, रास्ता तो मुश्किल था। अब यहाँ पे वो फैट गया कि कहने लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरे भाई ने हमारे जो सेलेस्टियल एकेडमी के जो ओल्ड मैन थे यानी कि एल्डर्स थे उन पे अंधा भरोसा दिखाया। वो लोग तो इतने ढीठ थे कि यार मेरे भाई को एक सीट तक नहीं दे रहे थे। इसे मजबूर किया कि भाई तू अपने बॉडी को ना सीट की तरह यूज कर। जिस पे वो जो गार्डियन है वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी इमॉर्टल सुप्रीम के बारे में सुना है? जिसपे एक बंदा कहने लगता है कि सीनियर, कहीं आपका मतलब इमॉर्टल एंशिएंट के वो सुप्रीम बॉडी फॉर्मिंग मैनुअल से तो नहीं? जिसपे वो गार्डियन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब तुम इस चीज को अचीव कर लेते हो तो हेवन एंड अर्थ भी तुम्हें मार नहीं सकती। हालांकि तुम्हारी जो स्पिरिट है वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो भी दे और कोलैप्स कर जाए, पर फिर भी हजारों साल बाद तुम्हारी बॉडी अपने आप से ही एक प्रीमोर्टल स्पिरिट को वापस से क्रिएट कर सकती है। यहाँ तक कि तुम्हारी सारी मेमोरीज भी उसके अंदर समाई होंगी। यहाँ पे ये सुनकर रैबिट गर्ल कहती है कि आखिर आप ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हैं? क्या आप वो इनहेरिटेंस हुआंग को देने वाले हैं? फिर वो गार्डियन कहने लगता है कि जिस इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में स्काईहॉर्न एंड क्लैन से बिलोंग करता है। लेकिन उस एंशिएंट इमॉर्टल वॉर के बाद वो जो स्क्रिप्चर थी यानी कि वो इनहेरिटेंस वो गायब हो चुकी है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस डिवाइन केव के अंदर मौजूद होगा। रही बात इनहेरिटेंस देने की, तो इस एंशिएंट एंड क्लैन के जो डिसेंडेंट है उन्हीं को ये चीज दी जा सकती है। क्योंकि ये लड़का जो कि इस टेस्ट में पास हो चुका है तो हम इसे अलाउ करेंगे कि वो उस एंशिएंट स्काईहॉर्न एंड क्लैन के उस केव में जाकर उस चीज को ढूंढ सके। वहाँ पर बहुत से ऐसे पावरफुल ट्रेजर्स भी हैं जिन्हें कि तुम पा सकते हो, लेकिन ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम उस इनहेरिटेंस वाले स्क्रिप्चर को पा सकते हो और बाकी सभी लोग यहाँ पे जो है वो यहाँ से जा सकते हैं। तुम लोग केव के अंदर एंटर नहीं हो सकते, लेकिन इस एंशिएंट एरिया में जितने भी जगह हैं लाइक माउंटेन्स, रिवर्स और जो भी मेडिकल हर्ब्स हैं, तुम लोग वहाँ जाकर अपने पसंद के मुताबिक चीजों को ले सकते हैं। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो ठीक ठाक ट्रेजर्स तुम्हें भी वहाँ मिल सकते हैं। और उम्मीद है कि ये सारी चीजें तुम लोगों को फॉर्चून रियलम के जो दुश्मन है उन्हें काउंटर करने के लिए काम आ सकती है। अब यहाँ पर शीहाओ उस फैट गाय को इशारा करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं आगे जा रहा हूँ, तो तुम लोग यहाँ का संभाल लेना। जिसपे फैट गाय भी हमें जवाब देता है और फिर शीहाओ इमीडिएटली यहाँ से चला जाता है। और फैट गाय हंसते हुए कहता है कि यार मेरा दोस्त तो एक ट्रेजर जीनियस है, ऐसा कोई ट्रेजर नहीं जिसे कि ये अचीव नहीं कर सकता। जिसके बाद ये भी यहाँ पर बाकी के ट्रेजर्स पे हाथ आजमाना शुरू कर देता है, जो देखकर बाकी के जो एकेडमी के लोग थे ये लोग भी कहते हैं कि हमें भी इस जल्द से जल्द डिवाइन लोटस को हासिल करना ही होगा। हम देखते हैं कि शीहाओ सबसे पहले इसी लोटस को लेने के लिए आगे बढ़ता है। अब ये देखकर ये जो एंड किंग था ये कहने लगता है कि यार तुम लोग मेरे नहाने का पानी को छोड़ दो, वो मेरा डेकोरेशन है। लेकिन शीहाओ जाते साथ ही सबसे पहले उस लोटस पे अपनी नजरें दौड़ाता है और एक ही झटके में उस लोटस को वो काट लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी की जो हेवनली एकेडमी और ये जो इमॉर्टल एकेडमी है इनके वो जो सुप्रीम लीडर्स है वो आ जाते हैं। सभी लोग अपने इमॉर्टल सीट की पावर का यूज करते हुए अपने सबसे पावरफुल अटैक को शीहाओ की तरफ कर देते हैं। लड़की कहने लगती है कि हुआंग, क्या तुम्हें तुम्हारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? तुम जाकर उस केव में उस इनहेरिटेंस वाले स्क्रिप्चर को जाकर ढूंढो, वो तुम्हारा ट्रेजर है, तो इसे हमारे लिए छोड़ दो। अब ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि तीनों सुप्रीम लीडर्स के पाम अटैक्स और यहाँ पे स्नेक अटैक और यहाँ पे एक गोल्डन पाम अटैक, ये तीनों आगे बढ़ रहे थे। और फिर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम हमारे साथ अभी भी कम्पीट क्यों कर रहे हो? लेकिन शीहाओ भी कम थोड़ी था, वो कहता है कि ये जो लोटस है ये एक ऐसा सोल गाइडिंग लोटस है जो कि शैटर्ड हुई स्पिरिट को भी रिस्टोर कर सकता है। ये कहते साथ ही वो अपने यिन यांग पावर्स को एक जगह पे गैदर करते हुए इन लोगों से कहता है कि मैं इसके जरिए से मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए ये चीज बचा रहा हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर बहुत ही
पावरफुल थंडर अटैक करता है, जिस वजह से इन सभी के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस केव के अंदर जो एंड किंग होता है वो तेजी से शी हाओ की तरफ एक पंच अटैक करता है और कहता है कि इसे रोक के दिखाओ, लेकिन शी हाओ इसे भी रोक देता है, जो देखकर तो इस एंड किंग को और गुस्सा आता है और अब वो ये अपने मल्टीपल पंचेस को शी हाओ की तरफ थ्रो कर देता है। ये देखकर शी हाओ भी अपने डिफेंसिव अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये अटैक देखकर ना मुझे और ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, न जाने तुम्हारे इस एंड क्लैन की जो इनहेरिटेंस की ताकत है ना वो कितनी ज्यादा होगी। इसी के साथ शी हाओ इसके सारे पंचेस अटैक्स को भी रिपेल कर देता है और इसे बहुत दूर पटक देता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गार्डियंस होते हैं वो कहने लगते हैं कि जैसा कि कहा जाता है कि बाप का भी बाप होता है, यहाँ पर एंड किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बंदा मौजूद है। अब यहाँ पे वो रैबिट गर्ल और फैट गाय भी उस एंड किंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हाँ तो अब बताओ कैसा लगता है कि जब तुम्हें कोई मार के दूर पटक दे। जिसके बाद शी हाओ इस लोटस को उस फैट गाय को देते हुए कहता है कि तुम दोनों इसे हाफ हाफ बांट लो। अब यहाँ पे इतना रेड ट्रेजर पाके वो फैट गाय भी काफी ज्यादा खुश था कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो उसी एंशिएंट केव के अंदर मौजूद था और यहाँ पे इसके पीछे वो एंड किंग पड़ा था और कहने लगता है कि आखिर तुम कैसे लड़के हो, मेरे जैसे एक छोटू से चींटी पे हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें मुझसे फिर से फाइट करना होगा। अब यहाँ पे शी हाओ कहता है कि यार मैं तुमसे लड़के थक चुका हूँ, अब यहाँ से दफा हो जाओ, अगर इतना ही लड़ने का शौक है तो पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। जो सुनकर इस एंड किंग को गुस्सा आता है और वो शी हाओ के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे शी हाओ उस एंड किंग के साथ एक रूम में मौजूद होता है। इन लोगों ने सब कुछ छान मारा था लेकिन उन्हें वो स्क्रप्चर नहीं मिला, पर तभी ये जो एंड किंग होता है ये एक पोर्टल ओपन करके एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर काई एंड किंग लॉर्ड मौजूद था, जो देखकर शी हाओ भी हैरान था और उसकी बॉडी को देखकर कहता है कि इसका हेड गायब है और जिसे कि इमॉर्टल एंशिएंट का सुप्रीम बीइंग माना जाता है। लेकिन इसकी बॉडी की हालत को देखकर लग रहा है कि इसने बहुत ही तगड़े वाले वॉर का सामना किया है। शी हाओ को यहाँ पर इस एंड किंग से पता चलता है कि ये असल में इसका फादर है, लेकिन ये इनकी ट्रू बॉडी नहीं है, उनकी ट्रू बॉडी और सोल तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और फिर वो एंड किंग बताता है कि मेरे फादर ने फॉरेन रियलम के बहुत ही पावरफुल और टॉप बीस्ट से बैटल किया और जो जख्म इन्हें मिले ये इतने ज्यादा थे कि उससे कभी उभर ही नहीं पाया और उनकी मौत हो गई। अब मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। जिसका साथ ही शी हाओ बताता है कि फॉरेन रियलम से हम बहुत ही जल्द बैटल करने वाले हैं। जो सुनकर वो एंड किंग भी कहता है कि फिर तो मुझे अपने फादर की मौत का बदला लेना ही होगा। अब यहाँ पे शी हाओ उससे कहता है कि मैं अपने डिवाइन सेंसेस के थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर जाके चेक कर सकूँ और तब तक तुम्हें इस जगह को गार्ड करना है। इस पे वो एंड किंग भी अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और इस जगह को गार्ड करने लगता है कि तभी शी हाओ के पास इमॉर्टल ऑरा होती है, तो इस वजह से जो बची कुची कॉन्शियसनेस थी उस एंड किंग के फादर की तो वो पूरी तरीके से जाग जाती है। जो देख के शी हाओ भी हैरान था और फिर कहने लगता है कि आप तो स्काई हॉर्न के डिवाइन लॉर्ड है, अब वाकई में वापस आ गए। अब एंड किंग का फादर जब शी हाओ को देखता है तो वो कहने लगता है कि फाइनली मुझे ये मौका मिल पाया कि मैं हेवनली एम्परर हुआन तियान से मिल पाऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।